योगी के पास पत्थरबाजों का फुल प्रूफ इलाज और प्लान दोनों है। ये पत्थरबाजी आपने पिछले दिनों देश के अलग अलग शहरों में देखी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या किया कि यूपी में एक जगह भी पत्थर नहीं चले। सोचिए जरा, यूपी इकलौता शहर आखिर कैसे है जहां किसी ने पत्थर उठाने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। जरा मैप देखिए और देखिए कहां कहां पत्थर चले। सिर्फ यूपी इकलौता राज्य है। देखिए जरा, झारखंड में चले, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। आखिर योगी ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश में मजाल है कोई पत्थर उठा ले। आइए आपको बताते हैं कि योगी ने किया क्या और योगी ने कहा क्या। योगी दरअसल कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया कि ना रमजान में और ना रामनवमी में किसी तरह की कोई हिंसा नहीं। देश भर में इन दिनों पत्थरबाजी के चर्चे हो रहे हैं। 2 दिन पहले कम से कम आधा दर्जन राज्यों में पत्थरबाजों ने जमकर हुड़दंग मचाया, प्रशासन की नाक में दम कर दिया। ये पत्थरबाजी रामनवमी के मौके पर की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अमन चैन था, शांति थी, भाईचारा था, कोई हुड़दंग नहीं हुआ। और इसका पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में कानून व्यवस्था की ऐसी पुख्ता नींव रखी है कि दंगाइयों को हिंसा से पहले 50 बार सोचना पड़ता है कि हिंसा करें या ना करें। दरअसल यहां यूपी का जिक्र इसलिए अहम है क्योंकि देश में जब भी कोई धार्मिक समारोह होता है यूपी चर्चा में जरूर आता था। यहां पत्थरबाजी, आगजनी, हिंसा की घटनाएं कभी आम बात हुआ करती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कानून का ऐसा बुलडोजर चलाया कि दंगाइयों की नानी आदत है। आज खुद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पत्थर तो छोड़िए, कंकड़ नहीं चला, चाहे रमजान हो या रामनवमी। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। तो सोचिए जरा, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या किया कि यूपी में एक भी पत्थर नहीं चला। देखिए जरा, बड़ी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह है बड़ी वजह, यह बुलडोजर जो आप देख रहे हैं, यह है योगी राज में पत्थर ना चलने की वजह। कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ ने दुरुस्त कर दी, पहली वजह। प्रशासन को चाक चौबंद कर दिया पूरी तरह से। अफसरों की जिम्मेदारी तय हुई कि आपके इलाके में, आपके थाने में अगर कोई इस तरह की घटना होगी तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। दंगाइयों पर सख्त रुख अपनाया और जाति धर्म से हटकर कार्रवाई की। इसका नतीजा है दंगाइयों के खिलाफ बाकायदा जुर्माने लगाए गए, उनके घर की कुर्की जैसी कार्रवाई हुई। जो भी उत्तर प्रदेश में हिंसा करेगा या लॉ एंड ऑर्डर हाथ मिलेगा उस पर एक्शन होगा। पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर तक चलवा दिए। उसका नतीजा यह हुआ 5 साल बाद कि यूपी में अब कोई पत्थर उठाने की स्थिति में नहीं। और अब आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को सुनिए, बाबा ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब कोई भी हिंसा करने की हिमाकत नहीं कर सकता। यूपी के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। योगी राज में पत्थर नहीं चले क्योंकि उनको मालूम अगर हम पत्थर चलाएंगे तो मेरे घर में बुलडोजर चलेंगे। इस तक जो पूर्व की सरकारों में पत्थर चलते थे, इस सरकार में पत्थर तो पत्थर छोड़िए, कोई किसी को आंख दिखा के नहीं देख सकते। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। उत्तर प्रदेश में अगर वो मालूम पत्थर चलेगा तो बुलडोजर खड़ा है बाबा का। इधर पत्थर चला नहीं कि उधर बाबा का बुलडोजर चला। योगी जी, बाबा जी के राज में पत्थर छोड़िए, किसी की हैसियत नहीं है कि कंकड़ तक मारे। कानून व्यवस्था यहाँ पे स्थापित करी है, उससे जो उपद्रवी लोग हैं उनके अंदर एक भय का माहौल है कि अगर उत्पात करेंगे तो उनको उचित कार्रवाई के तहत दंडित किया जाएगा, चाहे वो उनसे वसूली के माध्यम से उनसे वो जुर्माना वसूला जाए या उनके घर पे बुलडोजर चलाकर उनसे उस तरह का दंड उनको दिया जाए। योगी जी के राज्य में पत्थर चलने का कारण सबसे बड़ा ये है कि योगी जी ने शुरू से ही ऐसी व्यवस्थाओं को बना कर रखा है, सामंजस्य बिल्कुल ऐसा बना दिया है हिंदुओं के बीच में कि पत्थर चलने की और कोई जल्दी इतनी हिम्मत भी नहीं करता है योगी राज में पत्थर चलाने के लिए। तो यूपी के लोग पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खुद लोग कह रहे हैं। लेकिन अब बाबा की राह पर मामा चल पड़े। जी हां, मामा शिवराज। आपको बताऊं, शिवराज सिंह चौहान भी अब इस वक्त कैसे योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसी तरह के बुलडोजर अब मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। इस बुलडोजर को लेकर सियासत भी हो रही है, लेकिन आपको बताऊं मध्य प्रदेश में हुआ क्या जिसके बाद बुलडोजर की नौबत आई है। उत्तर प्रदेश में शांति है तो उधर मध्य प्रदेश में बवाल मचा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में तनाव का माहौल है और इस तनाव को सियासी दल और ज्यादा हवा दे रहे हैं। खरगोन से आई ये नई तस्वीर कहानी बयां कर रही है पूरी, खुद ब खुद। ध्यान से देखिए, रामनवमी के मौके पर दंगाइयों ने जमकर बवाल काटा। किस तरह से मास्क लगाकर, कपड़ा बांधकर पत्थरबाजी की, यहां तक कि पुलिस अफसर को भी नहीं छोड़ा। खुद खरगोन के एसपी को सुनिए, उनको गोली लगी है, सुनिए जरा। दोनों पक्ष के बीच काफी अधिक पथराव हो रहा था और पेट्रोल बम भी फेंके जा रहे थे। तत्काल ही हम लोगों ने मोर्चा संभाला और टीयर गैस आदि फेंक के और हम लोगों ने स्थिति नियंत्रित करना चाहा।
तो एक पक्ष का एक व्यक्ति जो है तलवार चलाता हुआ एकदम से भीड़ में घुसने की कोशिश किया, उसको पकड़ा गया। तो उसके तलवार चलाने से भी कुछ लोग और मुझे भी चोट आई, परंतु जब उसको हम लोग किए तो भागा अपने गली की तरफ। तो जब मैं उसके पीछे भागा तो कोई व्यक्ति जो उसे कवर दे रहा था उसने एकदम से फायर कर दिया, जो मेरे पैर में घुटने के नीचे लगा और काफ से निकल गया और काफ़ी अधिक ब्लीडिंग होने लगी। फिर फोर्स भी तब तक वहाँ और आ गया था, तो भीड़ को तितर बितर फोर्स ने किया और स्थिति को नियंत्रित किया वहाँ। अब सोचिए एसपी पर गोली किसने चलाई। दरअसल रामनवमी के दिन दंगाइयों ने पत्थरबाजी कर माहौल को खराब किया। केवल पत्थरबाजी नहीं की गई, जमकर आगजनी भी की गई, कई घरों को आग लगा दी गई, लोगों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। प्रशासन ने किसी तरह हिंसा पर काबू पाया। पुलिस ने अब तक 84 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, कई लोगों की तलाश की जा रही है। जांच के बाद कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इतना ही नहीं, शिवराज सरकार ने इस हिंसा को बेहद गंभीरता से लिया है और यही वजह है कि दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन भी लिया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ सख्ती के दौरान उनके अवैध घरों पर बुलडोजर चलवाए थे, या जो आरोपी बार बार नोटिस के बावजूद फरार था उनके घरों को गिराया था, ठीक उसी तरह से शिवराज सरकार भी सख्त एक्शन ले रही और हिंसा के दूसरे ही दिन से बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। आपको बताऊं, अब तक 12 दुकानें तोड़ी गई हैं और इनमें 8 मुसलमानों की हैं तो 4 हिंदुओं की। यह बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि सियासतदान इस पर भी सियासत कर रहे हैं कि धर्म विशेष पर ही कार्रवाई की जा रही है। 4 हिंदुओं की जिन्होंने किराए पर दुकान ले रखी थी, उनकी दुकानों पर भी बुलडोजर चले। ये सभी दुकानें खरगोन की जामा मस्जिद इलाके में। दरअसल बात छोटी मोटी हिंसा की होती तो पुलिस की हल्की फुल्की सख्ती से भी काम चल जाता, लेकिन बात केवल इतनी नहीं है। हिंसा तो बस तात्कालिक कारण है। खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा जैसी आम बात है। जैसे कभी उत्तर प्रदेश में कैराना में पलायन हो रहा था, वैसे ही खरगोन के संजय नगर इलाके में हालात ऐसे हैं। संजय नगर के हिंदू परिवार हिंसा और दंगाइयों से इतने परेशान हैं कि वो पलायन को मजबूर हैं। कई लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। लोगों ने घरों पर लिख दिया है मकान बिकाऊ है, लोगों ने घरों पर लिखा है, वो भी देख रहे हैं ये मकान बिकाऊ है। सुनिए जरा। हाँ सर, हमारे घर गृहस्थी गुजरी हुई रहती, उजाड़ रहते। हर हिंदू धर्म में जब भी त्यौहार आता है, जब ऐसे विवाद इनका चालू हो जाता करने के लिए तैयार हो जाता कि हमारा घर बसा को इनको विवाद करो, बढ़ाओ, उनको भगाओ यहाँ से और हम राज करें यहाँ पर। बाहर से ताला हमने इनसे लगवा दिया और उन्होंने आए इधर से गली में से आए, सीधे सट और ताला तोड़ा सर हमारा। और अंदर से इतनी नंगी नंगी गाली देके हमसे सुनाए नहीं, इतनी गाली दी। अंदर से अगर ताला हमारा नहीं लगा होता सर तो हमको भी जला देते। अंदर 2 ही पति पत्नी को परिवार रहते हैं सर यहाँ पर, हिंदू समुदाय के हैं, जो कि अब ये इस स्थिति में आ चुके हैं कि वो खाली करके दूसरी जगह पलायन करने वाले हैं। क्योंकि हर बार यही स्थिति होती है, पूरा लूटपाट होती है, आगजनी होती है, जिससे कि बहुत आर्थिक नुकसान होता है और जनहानि भी। हम यदि भागे नहीं तो जनहानि भी हो जाए, इसलिए हमें अपनी जान बचा के भागना ही पड़ता है। सिर्फ 15 घर या 20 घर रह चुके हैं, बाकी के लोग पलायन कर चुके हैं। पलायन करने का डर यही है कि हमेशा कुछ न कुछ हुआ करता है और घरों पर तोड़फोड़, आगजनी, उनकी नजर हमेशा हमारे घरों पर रहती है। कितने घरों पर लिख दिया है कि ये मकान बेचना है या बिकाऊ? ये अभी मतलब 8 से 10 घरों पे आपको लिखा हुआ मिलेगा और कुछ घर तो अभी साल भर के अंदर भी बिक चुके हैं, 2-3। तो ये खरगोन के लोग हैं जो अपने घर के बाहर लिख चुके हैं मकान बिकाऊ है। लेकिन इस बीच एक आरोप दिग्विजय सिंह पर भी लगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर दंगा भड़काने का आरोप लगा। दिग्विजय सिंह की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दिग्विजय सिंह के खिलाफ बाकायदा उन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है कि दिग्विजय सिंह ने भड़काने वाला एक मैसेज किया था। दिखाने जा रहा हूं मैं आपको कि दिग्विजय सिंह कैसे कटघरे में है। राहुल के गुरु की गिरफ्तारी हो सकती है किसी भी वक्त। ट्वीट विवाद में दिग्विजय सिंह अरेस्ट किए जा सकते हैं और मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने का बाकायदा बयान आया है, वो बचेंगे नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके आगे वो कह रहे हैं दिग्विजय पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। आपको बताऊं, 2 समुदायों के बीच नफरत पैदा करने का आरोप दिग्विजय पर है। इन धाराओं में आपको बताऊं 7 साल तक की सजा हो सकती है और सभी धाराएं समाज में अशांति फैलाने से जुड़ी हुई है, दिग्विजय सिंह पर लगाई गई हैं। खरगोन हिंसा में दिग्विजय ने बाकायदा एक ट्वीट किया था जो गलत और फेक ट्वीट था। बिहार के वीडियो को खरगोन का वीडियो बताया था दिग्विजय सिंह ने और वीडियो के जरिए हिंदुओं पर हिंसा का आरोप लगाया था। एफआईआर के फौरन बाद दिग्विजय ने ट्वीट हटा लिया डर की वजह से। सोचिए जरा, कैसे ये कांग्रेसी नेता समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। दिग्विजय का वो ट्वीट, ये है ट्वीट दिग्विजय सिंह का। एक मस्जिद की तस्वीर, उस पर एक लड़का चढ़ा हुआ है झंडा लेकर भगवा। ये तस्वीर दरअसल बिहार की है और दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की बता के इसे ट्वीट किया। तो इस मामले में उनके खिलाफ ये एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन डर के मारे दिग्विजय ने ट्वीट डिलीट कर दिया। आइए अब आपको सुनवाता हूं दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र क्या कह रहे हैं। सुनिए। एसपी को गोली लगी, टीआई का सर फट गया, छोटे छोटे बच्चों को तलवारों से वार किए गए, आईसीयू में भर्ती हुए। एक शब्द भी इन नेताओं का। तो आप नरोत्तम मिश्र को सुन रहे थे, वो क्या कह रहे थे, लेकिन आइए अब मैं आपको बताता हूं, यही हाल राजस्थान का भी है।
राजस्थान कांग्रेस राज में क्या हुआ यह आपको बताने जा रहा हूं। केवल मध्य प्रदेश के खरगोन से हिंदुओं का पलायन नहीं हो रहा, बल्कि राजस्थान के करौली में भी ऐसी खबरें आ रही हैं। खबर है कि यहां हिंसक झड़प के बाद हिंदू समुदाय के लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों से। हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं, घर और दुकान बेचकर लोग जा रहे हैं। 2 घरों पर वर्ग विशेष के लोगों ने कब्जा कर लिया, कई दुकानों पर भी वर्ग विशेष के लोगों का कब्जा है। लोगों ने अपने घरों के बाहर संपत्ति बिकाऊ का बोर्ड लगा दिया है। यहां भी दरअसल राजस्थान के करौली में 2 अप्रैल को हिंदू समुदाय के लोगों ने एक बाइक रैली का आयोजन किया, लेकिन बाइक रैली के दौरान पथराव हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसका नतीजा यह रहा कि अब राजस्थान में सियासत भी गर्मा गई। आज बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया और जयपुर से करौली के लिए कूच किया। दरअसल बीजेपी का गुस्सा इस बात से भी है कि करौली हिंसा के बाद सरकार ने एक आदेश जारी किया जो किसी फतवे से कम नहीं है और जिसका मकसद हिंदुओं के धार्मिक जलसे पर बंदिश लगाना है। सरकार के आदेश के मुताबिक क्या आदेश दिया गया है? राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन में लोग घरों पर धार्मिक झंडे नहीं लगा सकते, छतों से शोभा यात्रा के दर्शन नहीं कर सकते, रैली जुलूस और डीजे पर सख्ती रहेगी। डीजे पर क्या बजाना है यह बताना होगा, शोभा यात्रा की हर जानकारी देनी होगी। यह है राजस्थान सरकार का तालिबानी फरमान। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लाउड स्पीकर पर अल्टीमेटम की। महाराष्ट्र में अलग ही जंग चल रही। राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है, 3 मई तक अल्टीमेटम है कि महाराष्ट्र में जितनी मस्जिदें हैं उससे लाउड स्पीकर हटा दिया जाए। राज ठाकरे क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपको बताते हैं और इस पर कैसे सियासत गर्म हो रही है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई। राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुंबई में एक बार फिर लाउड स्पीकर से अजान का मामला तूल पकड़ने लगा। राज ठाकरे ने सीधे सीधे अल्टीमेटम तक दे दिया। हाल ही में ठाणे की रैली में राज ठाकरे ने तलवार लहराई थी, जिसके बाद राज ठाकरे पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया। लेकिन असली विवाद राज ठाकरे के अल्टीमेटम को लेकर। दरअसल मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान को लेकर विवाद बहुत पुराना है। महाराष्ट्र के साथ ही देश ही नहीं दुनिया भर में वक्त वक्त पर यह मुद्दा पहले भी उठ चुका है, लेकिन इस बार राज ठाकरे ने 3 मई की डेडलाइन तय कर दी। आखिर राज ठाकरे की डेडलाइन का मतलब क्या है? 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटे तो क्या होगा? और इस वक्त अचानक लाउड स्पीकर से अजान का मुद्दा उठाने का क्या मतलब है? दरअसल राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को साफ साफ कह दिया है कि 3 मई के बाद वो क्या करने वाले। आपको बताते हैं राज ठाकरे का ये अल्टीमेटम है क्या। बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे का ये अल्टीमेटम है, 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाने को कहा है। ईद तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाए। महाराष्ट्र केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया है, लाउड स्पीकर नहीं हटा तो अंजाम भुगतने होंगे। मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। धार्मिक नहीं सामाजिक मुद्दा है, राज ठाकरे का कहना है। लाउड स्पीकर से सभी को परेशानी होती है, अपने मुद्दे से पीछे हटेंगे नहीं। उन्होंने कहा देश में समान नागरिक संहिता की मांग की, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की भी मांग की। और राज ठाकरे की पार्टी ने इसका ट्रेलर भी दिखाया था जब एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवसेना भवन के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था। हालांकि कुछ देर में ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और इसे रोक दिया था। आपको दिखाते हैं कि आखिर राज ठाकरे ने क्या कहा। बरं मी चुकीचं काय बोललो? या मशिदींवरच्या भोंग्यांचा अख्ख्या देशाला त्रास होतोय। ह्याच्यामध्ये धार्मिक विषय कुठे आहे? तुम्हाला जो काही नमाज पडायचा आहे, तुम्हाला जी काय अजान द्यायची आहे, घरामध्ये द्या। शहरांचे रस्ते कशाला अडवताय? शहरांचे फुटपाथ कशाला अडवताय? प्रार्थना तुमची आहे, आम्हाला काय ऐकवताय? आणि जर सांगून जर समजा तुम्हाला समजत नसेल की हे भोंगे खाली उतरवा, तुम्ही आम्हाला विनाकारण त्रास देऊ नका, हे जर नीट सांगून समजत नसेल तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार। और आइए अब आपको सुनवाद दिखाता हूं कि आखिर इससे पहले भी अजान को लेकर कौन कौन से बड़े सेलिब्रिटी हैं वो भी सवाल उठा चुके हैं। सबसे पहला नाम आता सोनू निगम का। चर्चा में भी आए, विवाद में भी आए, सिर भी उन्होंने अपना मुंडवाया। उसके बाद 2017 में सोनू निगम के ट्वीट से बवाल मचा था, आपको याद होगा। मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान से नींद खराब होती है, सोनू निगम ने कहा था। सोनू निगम के खिलाफ बाकायदा फतवा जारी हो गया था और विवाद के बाद सोनू निगम को सफाई देनी पड़ी थी। और अजान नहीं लाउड स्पीकर के खिलाफ है, सोनू निगम ने कहा था। जावेद अख्तर 2018 में जावेद अख्तर भी सुर्खियों में आए। उस दौरान जावेद अख्तर ने सोनू निगम का समर्थन किया था और लाउड स्पीकर बंद करने का समर्थन जावेद अख्तर ने किया था। किसी भी जगह लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना हो उन्होंने कहा था। बयान को लेकर जावेद अख्तर भी ट्रोल हो गए थे। इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा 2021 में साध्वी ने भी बयान दिया था लाउड स्पीकर पर। साध्वी ने कहा था अजान की वजह से साधु संतों को दिक्कत होती है, ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा आरती में समस्या होती है, यह साध्वी का कहना था। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर लोग क्या कह रहे हैं लाउड स्पीकर पर। लोग
की राय क्या है कि लाउड स्पीकर बंद होने जाने चाहिए पूरी तरह से, सुनिए जरा। हिंदुओं के मंदिरों में या क्रिश्चियनों के चर्च में या गुरुद्वारों में लाउड स्पीकर लगते ही नहीं है, तो मस्जिदों में लगे हुए हैं। और हटने की बात यह कि या तो वो हटाएं या वो एक लिमिटेड साउंड का, जिससे ध्वनि प्रदूषण ना हो, वो यूज करें। छोटे छोटे लगाने चाहिए, बड़े बड़े ये जो भोपू लगते हैं इसको बिल्कुल खत्म कर, छोटे छोटे लगाइए। ऐसे ना लगाइए जो हार्ट का पेशेंट हो उसके जो है हार्ट बीट्स जो है, चाहे वो किसी भी जगह हो, वो उसमें धमक ना पैदा हो, छोटे छोटे लगाइए। लाउड स्पीकर तो मजहबों के हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन लाउड स्पीकर बजना नहीं चाहिए ज्यादा तेज, क्योंकि सुबह 4 बजे बजने लगता है, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आदमी उसी में वो हो जाता है। इसलिए लाउड स्पीकर नॉर्मली बजाएं या हटा दें, उसको ज्यादा अच्छा है। भाई मंदिरों में तो आप खुद देखते हो बजता ही नहीं है, उनके पास समय नहीं इतना कि मंदिरों में बैठ के पूजा करें या समय करें। लेकिन मस्जिदों में क्या उनका टाइमिंग है, 3 में 5 बार बजाना ही बजाना, उनको हल्ला मचाना ही है, लोगों को जाहिर करना है कि हम पूजा कर रहे हैं। जो पूजा होती है मन से होती है, चिल्लाने से नहीं होती है। हमारा भारत लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको एक दूसरे के रहने का अधिकार है। और रही बात मस्जिद से, तो स्पीकर स्लो कर सकते हैं। ये गलत है कि रात को सुबह 4 बजे अजान सुन रहे हैं तो काफी लोग को दिक्कत होती है, उस दिक्कत के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो स्पीकर स्लो कर सकते हैं। पहले सिस्टम नहीं था इसलिए अजान जरूरी था। आज की आधुनिक युग में सिस्टम सबके पास, किसी पर मोबाइल है और भी सिस्टम है, जिसके द्वारा उस टाइम टेबल के अनुसार हम जग सकते हैं। नहीं, लाउड स्पीकर नहीं, लाउड स्पीकर होना चाहिए, ऐसी कुछ बात नहीं है। मगर हाँ, इससे किसी को दिक्कत नहीं है। एक आम जनमानस है, जैसे माना उसकी साउंड बहुत तेज होती है, तो जो एक क्राइटेरिया तय किया कोर्ट के द्वारा तय किया, संविधान में जो लिखा है कि उसकी एक जो डेसिबल होती है, जो वॉल्यूम होता है, उसके हिसाब से उसको करना चाहिए कि किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। यहां बहुत से लोगों को इस पर ऐतराज हो सकता है, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं दुनिया के देशों में लाउड स्पीकर को लेकर क्या नियम कायदे कानून है। ये लोग वहां जाते हैं तो उनके नियमों को मानते हैं। आपको बताते हैं दुनिया के देशों में लाउड स्पीकर से लेकर अजान पर क्या हालात है। क्या यहां भी अजान को लेकर विवाद हुआ है? हाल के सालों में अजान को लेकर सबसे तीखा विरोध जर्मनी में देखने को मिला। दरअसल यहां पर मस्जिद के निर्माण के दौरान ही आसपास के लोगों ने अजान को लेकर शिकायत की थी। लोगों ने कहा कि मस्जिद के निर्माण के बाद यहां अजान दी जाएगी, जिससे दिक्कतें होंगी। बाद में प्रशासन ने मस्जिद बनाने की छूट इसी बात पर दी कि इसमें लाउड स्पीकर के जरिए अजान नहीं दी जाएगी। आइए सऊदी अरब लिए चलते हैं आपको। सऊदी अरब में भी ध्वनि प्रदूषण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सऊदी अरब की कुल आबादी लगभग 3.5 करोड़ है, जिनमें से 94% मुस्लिम है, 3% ईसाई है, जबकि लगभग 94,000 मस्जिदें। महत्वपूर्ण बात यह है कि सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और आपको बताते हैं कि दुनिया भर में लाउड स्पीकर से अजान को लेकर क्या नियम है और क्या कायदे कानून है। सऊदी अरब से ही शुरुआत करते हैं। सऊदी अरब में लाउड स्पीकर की आवाज कम रखने का आदेश दिया गया है। एक इस्लामिक कंट्री में रमजान का महीना शुरू होने से पहले यह बड़ा फैसला लिया गया। यूएई लिए चलते हैं। दुबई में मस्जिदों में लाउड स्पीकर का प्रयोग खास मौकों पर होता है, या तो जुमे की नमाज में या किसी और त्योहार के मौके पर। इंडोनेशिया चलिए, 2015 में इंडोनेशिया में सर्कुलर जारी हुआ, मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज कम रखने का आदेश। इंडोनेशिया में 99% मुस्लिम आबादी। पाकिस्तान लिए चलते, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 2015 में अध्यादेश आया, मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज कम करने का आदेश दिया गया। नाइजीरिया, 2019 में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बैन लग गया। तो दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिमों की जनसंख्या वाले इंडोनेशिया में एक महिला ने अजान के दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर शिकायत की थी। इसके बाद उसे ईश निंदा में 18 महीने की सजा भुगतनी पड़ी। गुस्साई भीड़ ने 14 बौद्ध मंदिरों में आग लगा दी थी और इसके बाद सरकार ने मस्जिदों में अजान के इस्तेमाल पर दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके साथ ही नाइजीरिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल सीमित है। यहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज 85 डेसिबल से 95 डेसिबल तक होती है। भारत में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज 110 डेसिबल से या उससे ज्यादा होती है। यह शोर कितना खतरनाक है इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 70 डेसिबल से ऊंची आवाज इंसानों के अंदर मानसिक बदलाव ला सकती है। आप चिड़चिड़े हो सकते हैं और न जाने क्या क्या परेशानियां आपको आ सकती हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि इमामों के चीफ खुद क्या कह रहे हैं लाउड स्पीकर पर, सुनिए सर। नॉइस पोल्यूशन सभी के लिए नुकसानदेह है। हाँ, अगर किसी भी दायरे में रह के नॉइस पोल्यूशन की जो एक नियम है, अगर नियम के तहत कहीं भी साउंड लाउड स्पीकर का होता है तो उसमें कोई बुराई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कहीं उसकी जाति होती है, किसी भी धर्म के लोग या किसी भी जाति के लोग या कहीं पर भी किसी समुदाय के लोग भी, कोई भी अगर उसको उसका कानून का उल्लंघन करता है और नॉइस के कानून को पालन नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि फिर तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर वापस लिए चलते हैं आपको जंग के मैदान में, और बात पुतिन की लास्ट वार्निंग की। पुतिन इस वक्त बहुत गुस्से में है। आज बहुत बड़ी मीटिंग ली है पुतिन ने। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सारे ऑफिसर्स आप देख रहे हैं, वो तस्वीर जरा पीछे वाली, ये जो आप देख रहे हैं सारे ऑफिसर्स आपको नजर आ रहे हैं। कैसे सारे ऑफिसर्स के साथ पुतिन मीटिंग ले रहे हैं। ये आखिरी वार्निंग है इस मीटिंग में पुतिन ने दे दी है।
क्यों आखिरी वार्निंग दी है ये आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल पुतिन बहुत नाराज है अमेरिका से, यूरोपीय देशों से, और ये लास्ट वार्निंग उन सारे देशों के लिए। तस्वीर दिखाई अगली, ये जो आप देख रहे हैं, ये टैंक्स नजर आ रहे हैं ट्रेन पे एम्बियंस के साथ। ये जो टैंक्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सब जा रहे हैं यूक्रेन, पोलैंड के रास्ते। जी हां, पोलैंड से ये ट्रेन यूक्रेन में दाखिल हो रही है। और ये ऊपर जो रखे हुए टैंक हैं, ये T-72 टैंक्स आप देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी ये दर्जनों टैंक जो आप देख रहे हैं, ये जा रहे हैं रूस की सेना पर गोले बरसाने के लिए। इसी बात से पुतिन नाराज हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये है T-72 टैंक, जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त, जंग में इस्तेमाल होने वाला टैंक। पुतिन को डर है कि ये टैंक पहुंच गए तो ज्यादा मुश्किलें होंगी, और इसलिए पुतिन वार्निंग दे रहे हैं। मैप देखिए जरा, कहां से यूक्रेन में हथियार पहुंच रहे हैं। ये आपके सामने आ गया, न सिर्फ पोलैंड बल्कि अमेरिका के रास्ते पहुंच रहे हैं हथियार। अमेरिका के अलावा नॉर्वे से पहुंच रहे हैं और पोलैंड से पहुंच रहे हैं फिलहाल। लेकिन युद्ध की दशा बदलेगा एनएसएम। ये एनएसएम क्या है ये आपको बताते हैं, जो सीधे नॉर्वे से पहुंच रहा है। नॉर्वे भी जल्द यूक्रेन को नेवल स्ट्राइक मिसाइल, जिसे एनएसएम कहते हैं, ये दे सकता है। नॉर्वे की संसद में यूक्रेन को एनएसएम मिसाइल देने का प्रस्ताव रखा गया। एनएसएम समुद्र और जमीन दोनों से निशाना साध सकता है। एनएसएम दुश्मनों के लड़ाकू विमान से लेकर समुद्री जहाज को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है, और यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदलने के लिए एनएसएम अहम माना जा रहा है। इसके बारे में आपको बताऊं, मीडियम रेंज की मिसाइल है ये, 185 किलोमीटर तक निशाना लगाती है, 125 किलो का हथियार अपने साथ ले जा सकती है। जमीन और समुद्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। समुद्री सतह से ठीक ऊपर ये उड़ान भरती है, रडार की पकड़ में नहीं आती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है। लेकिन बड़ी खबर इस बीच यह है कि यूक्रेन को और ज्यादा सैन्य मदद देने की तैयारी में अमेरिका है। अतिरिक्त सैन्य मदद की तैयारी में अमेरिका है। पेंटागन ने बड़ी बैठक की है, बाकायदा जो हथियार बनाने वाली कंपनी है उनसे बातचीत की है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की बड़ी बैठक, 8 बड़ी हथियार कंपनियों के साथ बैठक। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा अमेरिका, और हथियार देने जा रहा है। क्या कुछ अमेरिका दे सकता है ये आपको बताता हूं। अमेरिका अब यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देगा। बाइडेन समेत कई देशों ने अंदेशा जताया है कि यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच सकता है, और ऐसे में बाइडेन और यूरोपीय देशों की सबसे बड़ी चुनौती यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना है। और इसी को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने आज एक बड़ी बैठक की है। इस बैठक में अमेरिका की 8 बड़ी हथियार कंपनियों ने हिस्सा लिया। 90 मिनट यह बैठक चली और इस बात पर चर्चा हुई कि अगर यूक्रेन युद्ध सालों चला तो यूक्रेन को लड़ने के लिए हथियार मुहैया कैसे कराए जाएंगे। अमेरिका, आपको बताऊं, बहुत जल्द यूक्रेन को MI-17 हेलीकॉप्टर देने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर की सख्त जरूरत है। इनके जरिए लोगों को और उपकरणों को, हथियारों को, रसद सामग्री फौरन पहुंचाई जा सकती है, और घायलों को भी फौरन अस्पताल ले जाने में यह MI-17 बड़ी भूमिका निभाता है। आपको बताऊं कि इस हफ्ते के आखिर तक MI-17 देने का ऐलान अमेरिका करेगा। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस हेलीकॉप्टर की है। एक बार में 800 किलोमीटर यात्रा करने की क्षमता है। 6000 मीटर ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है, और एक साथ 24 लोग इसमें सवार हो सकते हैं। 60 फीट लंबा और 18 फीट चौड़ा है। MI-17 का वजन 11,000 किलो के आसपास है। $750 मिलियन पैकेज का ऐलान भी अमेरिका कर सकता है। यह मैं इसलिए कह रहा था कि कैसे पुतिन ने इन हथियारों को जब देखा कि नॉर्वे हथियार दे रहा है, इसके अलावा अमेरिका हथियार दे रहा है, पोलैंड हथियार दे रहा है, तो पुतिन ने अब लास्ट वार्निंग दी है इन सारे देशों को। क्या कह रहे हैं पुतिन, देखिए जरा। पुतिन कह रहे हैं पश्चिमी देशों को, पुतिन की चेतावनी है, वेस्टर्न कंट्रीज को यूक्रेन में दखल के अंजाम भुगतने होंगे। यूक्रेन को हथियार भेजना बंद करो, पुतिन कह रहे हैं। अमेरिका, नाटो के वाहनों पर अब सीधे हमला होगा। पुतिन कह रहे हैं अगर तुम्हारा कोई भी वाहन अंदर घुसा हथियार लेकर तो मैं उसे उड़ा दूंगा। सैन्य मदद से भरे वाहन पर टारगेट करेंगे पुतिन। यूरोप में शरणार्थियों का सैलाब आ जाएगा, इतने गोले बरसाऊंगा, हमें कोई अलग थलग नहीं कर सकता है। रूस के खिलाफ झूठ फैलाना बंद करें पश्चिमी देश। यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन हर हाल से पूरा होकर रहेगा। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं UAV, वो ड्रोन जो दरअसल मौत की बारिश करने वाले थे, वो ड्रोन पकड़े हैं रूसी सेना ने। यूक्रेन इस तरह की बारिश करने वाला था। ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रोन है, इन ड्रोनों को पकड़ा है जो रूसी सैनिकों ने। ये यूक्रेन में यूक्रेनी सैनिकों के ये ड्रोन पकड़े गए। जरा फुल स्क्रीन इस तस्वीर को लीजिए। और इस ड्रोन के जरिए मौत की बारिश होने वाली थी। इस बारिश के बारे में आपको बताऊंगा। बताया जा रहा है इसमें न जाने कितने रूसी सैनिक, न सिर्फ रूसी सैनिक बल्कि यूक्रेन के आम लोगों की मौत हो जाती है इन ड्रोन से जो बारिश की जाने वाली थी। देखिए जरा क्या होने वाला था, क्या तैयारी थी, कर रखी थी यूक्रेन ने। तो आपके सामने ग्राफिक्स आ गया। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा जो बड़ी तैयारी है। ये है मौत की बारिश, जो बारिश होती नजर आ रही है आपको, कुछ ऐसी बारिश। रूस ने जब्त किए हैं ये यूक्रेनी ड्रोन। सीमा से सटे इलाकों में इन ड्रोन ये ढूंढे गए, वहां रखे हुए थे। स्प्रे मशीन से लैस थे ड्रोन, खास तरह के स्प्रे इसमें चलते। ड्रोन में लिक्विड कंटेनर भी लगे हुए थे। जहर छिड़कने की साजिश थी दरअसल। ये जहर ये ड्रोन लेकर जाते और
अलग अलग इलाकों में जहां रूसी सैनिक मार्च लड़ते, निशाने पर रूस की सेना थी, यूक्रेन के आम नागरिकों को भी इससे नुकसान होता क्योंकि यह वातावरण में आ जाता जहर। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं कि नाटो ने कहा है कि अभी युद्ध और लंबा चलेगा। नाटो का कहना है नरसंहार और तेज होने वाला है, हालात और खराब होने वाले हैं। नाटो देशों का यह कहना, नाटो की यह चेतावनी, यानी नाटो ने तैयारी कर ली है, जंग लंबी चलेगी। और नाटो ने कहा है कि नरसंहार और ज्यादा बढ़ने वाला है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अमेरिका और जापान ने वॉर रिहर्सल शुरू कर दी है। समंदर में ये वॉर रिहर्सल हो रही है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। ये आज की तस्वीरें एम्बियंस के साथ अगर आप दिखाइए, समंदर में वॉर रिहर्सल, लड़ाकू विमान देखिए, वॉरशिप्स आप देख रहे हैं, ये युद्धपोत आप देख रहे हैं, जो समंदर में वॉर रिहर्सल जापान और अमेरिका के बीच हो रही है। इस युद्ध अभ्यास का मकसद और मतलब साफ है कि किसी भी वक्त कोई भी रेड सिग्नल बच सकता है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि पुतिन के नजदीकी, पुतिन के करीबी को जेलेंस्की ने पकड़ लिया है। जी हां, पुतिन के करीबी पर यूक्रेन का शिकंजा कस गया है। गिरफ्तार हुआ है पुतिन का करीबी विक्टर, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है वो शख्स जिसको जेलेंस्की ने पकड़ा है, पुतिन का करीबी बताया जाता है, इसका नाम है विक्टर। यह इस वक्त जेलेंस्की और यूक्रेन की सेना की कैद में है। इसके बारे में बताऊं, इसको पकड़कर आखिर क्या करेंगे जेलेंस्की, पुतिन से इसका कनेक्शन क्या है, विक्टर का रिश्ता क्या है, देखिए जरा। आपको बताऊं विक्टर के बारे में कि दरअसल ये आप देख रहे हैं, विक्टर रूस में जन्म हुआ और यूक्रेन में इसकी परवरिश हुई। यूक्रेन के सांसद रहे हैं विक्टर, पुतिन के समर्थक हैं। विपक्षी पार्टी जो यूक्रेन की है, फॉर लाइफ, उसके नेता है विक्टर। रूस का समर्थक माना जाता है, पुतिन का समर्थक माना जाता है, यूक्रेन के अरबपतियों में से एक है और 3 टीवी चैनलों के मालिक है विक्टर। 2003 में पहली बार ये पुतिन से मिले थे, पुतिन के साथ गहरी दोस्ती हो गई। उसके बाद से पिछले साल नजरबंद किया गया और युद्ध के दौरान गायब हो गए ये। जेलेंस्की ने गिरफ्तारी का दावा किया है। रिहाई के लिए जेलेंस्की ने बाकायदा शर्तें रख दी हैं। यूक्रेनी लोगों को छोड़ने की मांग की है पुतिन से, यूक्रेनी सेना की रिहाई की भी मांग की है। आप समझिए कि विक्टर और पुतिन में इतने करीबी रिश्ते हैं कि विक्टर की जो बेटी है, विक्टर की बेटी को का करियर बनाने में पुतिन का बहुत बड़ा रोल है। आइए इस बीच दूसरी तरफ अगर जेलेंस्की ने विक्टर को पकड़ा है तो दूसरी तरफ जेलेंस्की के सैनिकों को भी पकड़ा गया। लेकिन जरा जेलेंस्की को सुनिए विक्टर को की गिरफ्तारी के बाद। Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали ще й палачами? Прийняв рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів на території нашої держави. और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि जेलेंस्की के सैनिकों को भी रूस ने पकड़ा है, सरेंडर कर दिया है। वो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा जल्दी से। ये जो आप देख रहे हैं, ये यूक्रेनी सैनिकों को आप देख रहे हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। 1000 से ज्यादा ये सैनिक है जिन्होंने सरेंडर किया है। यूक्रेनी सैनिक है ये, रूसी सैनिकों